तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टू द एटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 14। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर फुशी बाजार में होता है। तब वहाँ पर प्रिंसेस आती है और फुशी को कहती है कि मेरे साथ कास्टल में चलो। इसके बाद फुशी प्रिंसेस के साथ कास्टल में जाता है जहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि तो तुम पूरे रेंडल को दोबारा बना रहे हो। तो फुशी कहता है कि हाँ, और प्रिंसेस फुशी को अपने पिता से मिलाने ले जा रही होती है। पर जब वो किंग के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर किंग नहीं होता। इतने में फुशी को किसी के दर्द में होने का एहसास होता है। तब फुशी प्रिंसेस को सॉरी कहकर वहाँ से उस व्यक्ति के पास चला जाता है। तब वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा हुआ है जो फुशी से पूछता है कि तुम कौन हो। और फुशी कहता है कि इस कास्टल में एक बीमार बूढ़े व्यक्ति को ऐसे क्यों रखा है। और उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। तो वो कहता है कि रुको, डॉक्टर ने मुझे पहले ही देख लिया है और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है और मैं इतना जिया इस पर भी मैं हैरान हूँ। तब फुशी कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ पर मैं उन्हें पीछे छोड़ रहा हूँ। इतने में पीछे से प्रिंसेस आती है और कहती है कि क्या हम रेंडल को इस इमोर्टल के हाथ में सौंप दे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसे भी एक मौका दे दो और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तब फुशी पूछता है कि आप कौन हो। तब प्रिंसेस आगे आती है और कहती है कि ये मेरे पिता हैं। इसके बाद फुशी और प्रिंसेस कहीं और जाकर बात करते हैं। तब फुशी प्रिंसेस को कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने जल्दी मान जाओगी। तो प्रिंसेस कहती है कि जब तुम मेरे पिता को मिले तभी मैं तुम पे विश्वास करने लगी थी और कर पहनित वाले बेवकूफ हैं जो तुम्हें एक शैतान मानते हैं। तुम तो एक नेक आदमी हो। तब प्रिंसेस अपने चेहरे से वो कपड़ा निकालती है और कहती है कि चलो हम वो करें जो कर सकते हैं। इसके बाद फुशी अपने काम पर लग जाता है और पूरे कास्टल को एक साथ एक्सप्लोजिव से नीचे गिरा देता है और फिर सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रेंडल में पकोवा आ जाती है और पकोवा के साथ आयरिस और चाबो भी रेंडल आए होते हैं। और तब पकोवा यूरेलिस की आर्मी को उनकी मदद करने के लिए कहती है और फिर वो सब काम में लग जाते हैं और फुशी पूरे कास्टल को एक बारी रीबिल्ड कर देता है। और इसके बाद हम पकोवा को देखते हैं जो रेंडल में घूम रही होती है। पहले वो एक सैनिक के पास जाती है जो एक नया हथियार बना रहा होता है और फिर वो कहाकू के पास चली जाती है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो मैसर से मिलती है। तब मैसर उससे कहता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम बहुत छोटी थी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो पकोवा कहती है कि अभी नहीं। तब वहाँ पर प्रिंस आता है जो मैसर से कहता है कि क्या तुम काई और हायरो को बुला सकते हो। तब मैसर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फुशी को दिखाया जाता है। तब पकोवा वहाँ पर भी आ जाती है और फुशी से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फुशी कहता है कि मैं रेंडल के सभी हथियारों को देख रहा हूँ। और तब पकोवा कहती है कि ये लड़की कौन है। तो फुशी कहता है कि ये एको है और ये बोल नहीं सकती तो इसके साथ अच्छे से रहना। इतने में वहाँ पर कहाकू आ जाता है जो कुछ खाने के लिए लाया होता है। तब पकोवा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई मजा नहीं आ रहा। तब कहाकू कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो पकोवा कहती है कि तुम्हारा फेस अच्छा है पर तुम अंदर से अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तब कहाकू कहता है कि तुम बहुत अकड़ू किस्म की इंसान हो। तो पकोवा कहती है कि क्या तुम अभी भी फुशी के प्यार में हो और वो अभी एक लड़के के रूप में है। तब कहाकू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा प्यार उसके लिए सबसे अधिक है चाहे वो किसी का भी रूप ले ले। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर फुशी आ जाता है। तब प्रिंस उससे कहता है कि जो तुमने नींद की दवाई कर्चो बेनेट में बनाई थी क्या तुम उसे मुझे दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर को वो चाहिए। तब फुशी उसे हाथ से निकालता है और कहता है कि तुम्हें कितनी चाहिए। पर इतने में फुशी बेहोश हो जाता है पर प्रिंस अपने मुंह पे कपड़ा बांध देता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर पकोवा और कहाकू होते हैं वहाँ से फुशी का घोड़ा फुशी की तरफ भागने लगता है और इस तरफ मैसर आलमे और वो दूसरा सैनिक प्रिंस के पास आता है। तब प्रिंस उनसे कहते हैं कि टाइम आ चुका है पर मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, इससे पहले तुम अपना डिसीजन लो। इसके बाद प्रिंस उस काले आदमी से कहता है कि तुम अपनी पावर से नौकर को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्या तुम इन तीनों को भी देख सकते हो। तब वो काला आदमी उन तीनों को भी दिख जाता है। उसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और तब प्रिंस कहता है कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ और मैं इसे तब से देख सकता हूँ जब से मैं फुशी से मिला। तब वो दूसरा सैनिक कहता है कि तो
ये वो डीमन है जिसके बारे में मैंने टोनारी की किताब में पढ़ा था। तब वो काला आदमी कहता है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई आत्मा हूँ। और तब प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हारे पास पावर है इस युद्ध को रोकने की? तो काला आदमी कहता है कि हाँ, मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ, पर मैं खुशी को देखूंगा जब तक वो मेरी तरह नहीं बन जाता। तब आलमी कहता है कि इस कारण से तो बहुत सारी जाने जाएगी। तो काला आदमी कहता है कि वो सब खुशी के बड़े होने में मदद करेगी और खुशी मेरी जगह लेगा। और तब मैसर कहता है कि तो इसीलिए तुमने खुशी को बनाया ताकि तुम यहाँ से जा सको। इसके बाद हमें पकोहा और कहाकू को दिखाया जाता है। तब पकोहा कहाकू से पूछती है कि तुम इस नौकर के साथ अभी भी क्या कर रहे हो? तो कहाकू कहता है कि मैं इसे नहीं निकाल सकता और ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट है। अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो इसकी वजह से हूँ। तब पकोहा उस नौकर से कहती है कि तुमने कहाकू के साथ बहुत समय बिता दिया है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस क्यों नहीं जाते? तब हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो उस काले आदमी से पूछता है कि तुम खुशी को आजाद क्यों नहीं करते? तब वो कहता है कि किसी और दिन, पर अभी नहीं। और फिर हमें कहाकू के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो नौकर लिखता है कि मैं नहीं जानता अगर मैं इसके हाथ से निकला तो क्या होगा। जो मैंने आज तक सीखा वो सब मिट जाएगा और इससे मैं डरता हूँ। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कहता है कि नौकर को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या कोई नौकर को कंट्रोल करता है? और दूसरी तरफ वो नौकर बताता है कि हम इमोशन के थ्रू बात करते हैं और हम हमेशा से मानते हैं कि दुख और दर्द बुरे होते हैं। अगर कुछ है जो नौकर को अटैक करने के लिए कहता है वो किसी के इमोशन है। और दूसरी तरफ वो काला आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये जानना है तो एक को मरना होगा। और प्रिंस कहता है कि अगर तुम नौकर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक आत्मा बनना होगा। इतने में मैसर उस काले आदमी के आर पार एक तलवार घुसा देता है, पर इससे उस काले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैसर को एक लात मारता है और उस तलवार को अपने अंदर से निकालता है और वहाँ से चला जाता है। तब प्रिंस कहता है कि अब तुम्हें अभी चूज करना होगा, तुम क्या करना चाहते हो। और इसके बाद सीन पकोहा पे शिफ्ट होता है जो यूरेलिस के सैनिकों को बता रही होती है कि हमारे सभी हथियार बनकर तैयार हो चुके हैं और हमें जिंदगी की रक्षा करनी है, तो तुम सब तैयार हो? तब वो सब जोश में हाँ कर देते हैं। इसके बाद प्रिंसेस पकोहा और उसके साथ बूढ़े बुजुर्ग यूरेलिस के लिए जाने की तैयारी करते हैं। और तब प्रिंस आयरिस को कहता है कि मैं घर जरूर आऊंगा, पर पीछे से खुशी प्रिंस को कहता है कि तुम्हें भी यूरेलिस वापस जाना चाहिए। और मैसर आयरो और काई को भी कहता है कि तुम्हें भी यूरेलिस जाना चाहिए। तब मैसर कहता है कि तुम ये बात अभी क्यों कह रहे हो? इस पर खुशी कहता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं सभी लोगों को बचा पाऊंगा। अगर मैं किसी को नहीं बचा पाया तो मुझे इसका खेद होगा। तब वो दूसरा सैनिक आगे जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर है क्योंकि हमें भी किसी चीज का खेद है। और तब हायरो कहता है कि काई सही कह रहा है, हमने इस रास्ते को चुना है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब मीटिंग कर रहे होते हैं। तब प्रिंस कहता है कि कल वो दिन है, क्या हमें कुछ और करना चाहिए? तो खुशी कहता है कि कोई ऐसा सिग्नल जिससे मुझे बुलाया जा सके। तब प्रिंस कहता है कि हम दीवार पे 3 बार मारेंगे और अगर ज्यादा ही इमरजेंसी हुई तो हम 3 से ज्यादा बार मारेंगे। इस पर खुशी कहता है कि ये ठीक है। और खुशी कहता है कि मैं अपनी फेक बॉडी को शहर में जगह जगह छोड़ना चाहता हूँ, जिससे अगर मुझ पे हमला हुआ तो मैं अपने आप को दूसरी बॉडी में भेज पाऊंगा। और वो अपने सभी रूप को अलग अलग जगह पर रख देता है और प्रिंस से कहता है कि जब तक ये इस रस्सी से बंधे हैं तब तक ये मुझसे कनेक्टेड है। और इसके बाद वो युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। और इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर एको एक दीवार पर बैठी होती है और तब वो देखती है कि दूर कुछ हलचल हो रही है। तब वो खुशी के पास चली जाती है और तब खुशी कहता है कि नौकर यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर सब लोग तैयारियां करने लग जाते हैं और शंख बजाकर सबको बता देते हैं कि नौकर यहाँ आ रहे हैं। और तब दूर से एक नौकर कास्टल पर हमला कर देता है, जिस कारण से मार्च की बॉडी जो खुशी ने एक दीवार पर रखी होती है वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से वो रस्सी निकल जाती है और हम देखते हैं कि मार्च को होश आ जाता है। और 14वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।